अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है जिसका टॉपिक रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर है। स्टूडेंट्स, आज हमने 2.4 एक्सरसाइज जो है वो पढ़नी है। तो आइए स्टूडेंट्स 2.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, 2.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चंद एक ज़रूरी बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी होंगी। स्टूडेंट्स, 2.4 एक्सरसाइज जो है उसमें बेस का और एक्सपोनेंट का इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स, 2.4 एक्सरसाइज में बेस और एक्सपोनेंट का यूज़ होगा। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को बेस के बारे में भी थोड़ा पहले से आइडिया है, एक्सपोनेंट के बारे में भी है। तो आइए इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। इसमें जानेंगे हम कि बेस क्या चीज़ होगी, एक्सपोनेंट क्या होगा, इन्हें लिखेंगे कैसे, इन्हें पढ़ेंगे कैसे, अगर आपको बेस को और एक्सपोनेंट को सेपरेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें जानने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन को पढ़ना और समझना होगा। तो आइए स्टूडेंट, मैं आपको बेस और एक्सपोनेंट की डेफिनेशन एक्सप्लेन करके देता हूँ। देखिएगा, बेस और एक्सपोनेंट में इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए एन, जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ए एन, ये ए एन लिखा है। वी कॉल ए एज द बेस एंड एन एज द एक्सपोनेंट। एक दफ़ा दोबारा स्टूडेंट्स डेफिनेशन सुनिएगा। इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए एन, वी कॉल ए एज द बेस एंड एन एज द एक्सपोनेंट। ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी, इसमें ये जो एग्जाम्पल ए एन दी गई थी, इसमें ए को हम बेस बोलेंगे और एन को एक्सपोनेंट बोलेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सपोनेंट को आप सादा लफ्ज़ों में पावर भी बोलते आए हैं, इसको डिग्री भी बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसमें बेस क्या होगी और एक्सपोनेंट क्या होगा। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिखी हुई देख रहे हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल लिखी हुई देख रहे हैं एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें बेस क्या होगी, तो यकीनन आपका जवाब होगा x, और इसमें एक्सपोनेंट क्या होगा, तो यकीनन उसमें आपका जवाब क्या होगा 2। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखिए एक्स स्क्वायर, जिसमें बेस आपके पास x है और एक्सपोनेंट आपके पास 2 है। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। सपोज आपके पास ये लिखा आ जाए 3x रेज पावर 4, 3x रेज पावर 4। तो अब 3 क्या होगा, x क्या होगा, 4 क्या होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 है इसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। स्टूडेंट्स, 3 को अब क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट, और x को क्या बोलेंगे, बेस, और 4 को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। याद रखिएगा, जब भी कोई डिजिट्स आ जाएगा, जब भी कोई डिजिट आ जाएगा, लाइक 3 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, तो वो इसका कोएफिशिएंट होगा। इसी तरह जो अल्फ़ाबेट है वो इसकी बेस होगी, और ये जो नंबर है वो इसका उसकी डिग्री होगी या एक्सपोनेंट होगी। तो आपने यहाँ सीखा कि बेस और एक्सपोनेंट क्या चीज़ है, इसमें कोएफिशिएंट क्या है, बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, इन सब को लिखते कैसे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक का फर्स्ट जो टॉपिक था, हमारे टॉपिक की जो फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास अवेलेबल था, जैसे कि आपने सुना बेस एंड एक्सपोनेंट। इसी तरह आज के जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आपने सुना बेस एंड एक्सपोनेंट। और आज की एक्सरसाइज का जो फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज का जो फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आपने बेस और एक्सपोनेंट पढ़ा है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज का दूसरा टॉपिक जो है उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। स्टूडेंट्स, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझना
इंतहाई ज़रूरी है। आप कह सकते हैं अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की समझ आ जाती है तो 2.4 एक्सरसाइज करने में हमें बेहद आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स आइए इनको हम सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ लिखा है a रेज टू पावर m डॉट, आपको पता है इस डॉट को आप मल्टीप्लाई बोलते हैं, और a रेज टू पावर n, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n। तो स्टूडेंट्स आपसे मैं सवाल करने लगा हूँ इसके अंदर बेस क्या है, तो आपका जवाब होगा बेस इसमें है a, और इसका एक्सपोनेंट क्या है तो आपका जवाब होगा m। इसी तरह इसके सेकंड वैल्यू जो है उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी बेस क्या है, तो आपका जवाब होगा a, और पूछूं इसका एक्सपोनेंट क्या है तो जवाब होगा n। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ की बेसिस सेम है। अगर आप गौर करें दोनों वैल्यूज़ की बेसिस क्या हैं, सेम है, और इनके एक्सपोनेंट क्या हैं, डिफरेंट, और दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं जी, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स आपने ज़हन में रखना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ इसके अकॉर्डिंग अगर दो वैल्यूज़ की बेसिस सेम हो, अगर दो वैल्यूज़ की बेसिस सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो, तो उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बेस आप एक दफ़ा लिखेंगे और एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे बेस अलग अलग, यहाँ पे एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो आपने बेस को भी अलग कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने एक्सपोनेंट को इकट्ठा कर दिया, तो बेस को भी आप एक दफ़ा लिख देंगे। दोबारा सुनिएगा, मैंने बताया कि अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो उन ऐसी वैल्यूज़ के एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और मैं जैसे कि मैंने बताया जब आप एक्सपोनेंट इकट्ठे करेंगे तो उन्हें बेस को एक दफ़ा लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस इकट्ठे लिखे हुए को सेपरेट भी करके लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लिखा है a रेज पावर m प्लस n, तो इसको आप जब सेपरेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा am मल्टीप्लाई an। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें लिखी जा सकती हैं। आइए इसकी एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखने लगा हूँ, देखिएगा एक्स ए मल्टीप्लाई एक्स बी। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्स ए है, ये एक्स बी है। मैं आपसे पूछूं इसमें बेस क्या होगी तो जवाब x होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा तो जवाब a होगा। इसी तरह इसमें बेस क्या है x और एक्सपोनेंट क्या है b। तो स्टूडेंट्स इसी तरह दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था जब आप एक्सपोनेंट को इकट्ठा करके लिखेंगे तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो बेसिस थे x, तो अब आप एक्सपोनेंट को इकट्ठा करके लिखने लगे हैं तो आप क्या करेंगे, बेस एक दफ़ा लिखेंगे और एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे। एक्सपोनेंट को आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सुना कि अगर वैल्यूज़ अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो उनके एक्सपोनेंट प्लस हो देंगे। आइए इसका सेकंड लॉ सीखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके सेकंड लॉ के अंदर a रेज टू पावर n रेज पावर n, जैसे कि आप देख रहे हैं a आपकी a बेस है, इसका एक्सपोनेंट m है, और होल एक्सपोनेंट क्या है आपके पास n। आप देख रहे हैं ये बेस है a, ये m एक्सपोनेंट है, और ये होल एक्सपोनेंट है n। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है वो अंदर वाले एक्सपोनेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। बाहर वाला एक्सपोनेंट अंदर वाले एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे ये n है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n के साथ। आप इसको यूं भी बोल सकते हैं कि m n के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। इस तरह स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसको आपने जब सॉल्व किया तो इसका आंसर a मल्टीप्लाई n आ गया, और इसको आप सॉल्व करके a रेज टू पावर mn लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी कोट करके देता हूँ, जिसे देखिएगा। सपोज लिखा हो एक्स क्यूब और होल एक्सपोनेंट स्क्वायर, इसको होल एक्सपोनेंट स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसको होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो जैसे आपने सेकंड लॉ पढ़ा और आपने देखा
कि बाहर वाला एक्सपोनेंट अंदर वाले एक्सपोनेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर वाला एक्सपोनेंट बाहर वाले एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने सेकंड लॉ में पढ़ा कि बाहर वाला एक्सपोनेंट अंदर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है। इसी तरह आप स्टूडेंट्स थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम सीखने लगे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है ए बी होल एक्सपोनेंट, ए बी होल एक्सपोनेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो n है उसको आप शेयर करेंगे। शेयर कैसे करेंगे, ये फर्स्ट बेस से भी शेयर होगा और सेकंड बेस को भी शेयर कर देंगे हम। दोबारा एक दफ़ा देखिएगा ताकि मेरी बात की समझ आ जाए। मैंने बताया ए बी होल एक्सपोनेंट n है, तो इस n को आप क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये फर्स्ट वैल्यू को भी शेयर होगा और सेकंड वैल्यू को भी शेयर होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब ये फर्स्ट वैल्यू से हम शेयर करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा an। इस तरह जब सेकंड वैल्यू को आप शेयर करेंगे तो ये बन जाएगा bn। तो स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हो x y होल स्क्वायर। देखिए बेस इसमें xy है और एक्सपोनेंट है इसमें स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसको आप क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। जब शेयर करेंगे तो ये y को भी मिलेगा और x से भी शेयर होगा, x को भी शेयर हो जाएगा, y को भी शेयर हो जाएगा और शेयरिंग के बाद इसका आंसर आएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने थर्ड लॉ में देखा कि अगर होल एक्सपोनेंट हो तो उसको अब जब शेयर करेंगे तो आपके पास जितनी वैल्यूज अवेलेबल होंगी वो एक्सपोनेंट सभी के साथ शेयर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका फोर्थ लॉ पढ़ने लगे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप इसको देखिएगा, दो वैल्यूज जो हैं वो फ्रैक्शन में लिखी हैं, लाइक a ओवर b और होल एक्सपोनेंट है n। तो जैसे आपने थर्ड वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा कि a मल्टीप्लाई b था और इसका होल एक्सपोनेंट n था, और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि a ओवर b है और होल एक्सपोनेंट n है, यानी a डिवाइडेड बाय b होल एक्सपोनेंट n। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई में भी एक्सपोनेंट शेयर होगा और इस तरह डिवाइड में भी एक्सपोनेंट की आप शेयरिंग कर देंगे। ये n डिनोमिनेटर को भी शेयर होगा और डिनोमिनेटर को भी शेयर होगा। ये n डिनोमिनेटर को भी हम शेयर करेंगे और डिनोमिनेटर को भी शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये n जब a को मिलेगा तो an बन जाएगा, ये जब n b को मिलेगा तो bn बन जाएगा। इसमें बेस a है, एक्सपोनेंट n है, इसमें बेस a है और एक्सपोनेंट n है। तो इसकी एग्जाम्पल भी हम आपको एक देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन की अच्छी समझ आ जाए। x ओवर y होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं x ओवर y होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है इसको जब आप शेयर करेंगे तो ये बोथ वैल्यूज से शेयर हो जाएगा कुछ इस तरह, x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा कि हमने फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में दो वैल्यूज डिवाइड हो रही थी और उनका होल एक्सपोनेंट था। जब आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंट शेयर हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू को भी शेयर होगा और सेकंड वैल्यू को भी शेयर होगा। इस तरह स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ लॉ है वो भी आप देख रहे हैं जैसे कि, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जैसे आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि दो वैल्यूज की बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप देखें इसकी बेस a है और एक्सपोनेंट क्या है m, ये डिवाइड का सिंबल, इसकी बेस क्या है a और इसका एक्सपोनेंट क्या है n। अब मैं आपसे पूछूं दोनों वैल्यूज की बेसिस सेम है तो आपका जवाब होगा जी हाँ, दोनों वैल्यूज की बेसिस सेम है। और मैं आपसे पूछूं दोनों वैल्यूज के एक्सपोनेंट भी सेम है तो आपका जवाब होगा नहीं, वो डिफरेंट है। अब मैं आपसे पूछूं दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, क्या हो रही हैं, तो आपका जवाब होगा कि डिवाइड हो रही है। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, जब भी बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो, जब भी बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो, तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। एक्सपोनेंट क्या होंगे, माइनस। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लस n है, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस n।
मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया था इनकी बेसिस अलग अलग है। जब आप इनके एक्सपोनेंट को इकट्ठा करके लिखेंगे तो बेस को भी इकट्ठा करके लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इनकी बेसिस को जैसे है एक साथ लिख सकते हैं और एक साथ लिखे को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने m को ऊपर शिफ्ट किया तो वो नीचे प्लस था, ऊपर आके क्या हो गया माइनस। इसी तरह स्टूडेंट्स आप m को भी हस्बे ज़रूरत नीचे शिफ्ट कर सकते हैं तो वो क्या बन जाएगा 1/n-m। तो आइए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है x4/x2। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट दोनों की बेसिस क्या है, दोनों वैल्यूज़ की बेसिस क्या है, सेम है और क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इनके एक्सपोनेंट शॉर्ट माइनस होंगे। जैसे आप देख रहे हैं अगर मैं आपसे पूछूं बड़ा एक्सपोनेंट किधर है तो आप बोलेंगे डिनोमिनेटर में बड़ा एक्सपोनेंट है, डिनोमिनेटर में छोटा है। तो हम डिनोमिनेटर के अंदर यानी ऊपर एक्सपोनेंट्स को इकट्ठा करेंगे। तो ये 4 है, आप देख रहे हैं 2 प्लस है, नीचे ऊपर आकर माइनस हो जाएगा। ये 2 प्लस था, ऊपर आकर माइनस हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 में से 2 माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स तो 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी सीखा कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो तो जब उन्हें सॉल्व करेंगे तो इनके एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वाला लॉ जो है वो सीखते हैं। लॉ नंबर 6 इसको बोलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने आपके सामने लिख रखा है a⁻0 इज इक्वल 1। स्टूडेंट्स ये भी एक लॉ है जो 2.4 एक्सरसाइज में यूज़ होगा। आपने सीखा जैसे कि आपने सीखा कि a का एक्सपोनेंट 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। स्टूडेंट्स आपको ज़हन में रखना है बेस कोई भी आ सकती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस a है, एक्सपोनेंट 0 हो, बेस कुछ भी हो, एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताने लगा हूँ, ये x0 वो भी स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होगा। इस तरह मैं आपके सामने लिखूँगा 2⁻0 तो ये 1 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स मैं आप इसको इस मेथड को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वैसे बुक में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया तो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी दे देता हूँ ताकि आपको इस लॉ की प्रॉपरली समझ आ जाए कि ये 1a⁻0 आखिर 1 क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स आइए इस लॉ को समझते हैं कि a⁻0 1 के इक्वल क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने लिखूंगा यानी a0। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैं इस 0 की जगह पर 1-1 लिखूंगा। स्टूडेंट्स आपको वो डिजिट्स लिखने हैं इन दोनों प्लेसेस पर जिनको सॉल्व करने से आंसर 0 आता हो, यानी आपको दोनों सेम डिजिट्स लिखने होंगे। आप 1-1 लिख सकते हैं, 2-2 लिख सकते हैं, 3-3 लिख सकते हैं, 4-4 लिख सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगता हो आप उसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपके सामने इसमें 1-1 कर दिया। अब स्टूडेंट्स a के दो एक्सपोनेंट है, a1 है और a-1 है, तो आप इनकी सेपरेशन कर देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था आप इकट्ठा भी कर सकते हैं और इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स a⁻1 सेपरेट कर देंगे, मल्टीप्लाई a⁻1 सेपरेट कर देंगे। a-1 था तो आपने a को अलग कर दिया और -1 को अलग कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं a का एक्सपोनेंट -1 है, ये ऊपर -1 है। स्टूडेंट्स जब आप इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे यानी नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। आपने देखा a का एक्सपोनेंट 1 है, मल्टीप्लाई a का एक्सपोनेंट -1 है, ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस में है, जब आप इसको माइनस मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं दोनों की बेसिस भी सेम है और दोनों के एक्सपोनेंट भी सेम है। दोनों की क्या सेम है, बेसिस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है। तो a1 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। यही हमारी राइट हैंड साइड होगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि a⁻0 1 के इक्वल कैसे होगा, ये मैंने प्रॉपर इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर आपको ये भी लॉ समझा दिया। आइए चलते हैं इसके 7th लॉ की जानिब। स्टूडेंट्स ये आखिरी लॉ होगा
आप देख रहे हैं a रेज टू पावर माइनस n इज इक्वल 1/an। तो आपने देखा a का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, जब इसको आप सॉल्व करें तो वो नेगेटिव है, तो डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे कि इसकी एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, x माइनस 2 रेज पर माइनस x, इसको आप 1/2x भी लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर ये एक्सपोनेंट 1/-2x लिखा है, 1/-2 रेज पर माइनस x है स्टूडेंट्स, ये लिखा है 1/2 रेज पर माइनस x, तो इसका एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं नेगेटिव है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जैसे नीचे नेगेटिव था ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट्स आपने 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो सीख ली। आइए चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की आप देखिएगा, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुझे आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और कौन से क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स अभी जो आप क्वेश्चंस पढ़ने लगे हैं ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इस एक्सरसाइज में बार बार बताता चलूँगा कौन से क्वेश्चन शॉर्ट हैं, कौन से क्वेश्चन लॉन्ग हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, किसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, बोर्ड में नंबर ऑफ टाइम आ चुका है, आपने इसको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है 243 रेज पावर माइनस 2/3, 32 रेज पावर माइनस 1/5, 196 रेज पावर माइनस 1 एंड होल स्क्वायर रूट। स्टूडेंट इसमें 2 काम हो सकते हैं। एक, आप सभी एक्सपोनेंट जो नेगेटिव हैं, जैसे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इन्हें पॉजिटिव करके फिर सॉल्व करें, ऐसा भी किया जा सकता है। इनको बगैर पॉजिटिव किए भी सॉल्व किया जा सकता है। दोनों चीज़ें इसमें अप्लाई की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, बाद में पॉजिटिव जो है वो करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 243 है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। याद रखिएगा 243 3 से फैक्टराइज होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा 3। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने 243 को फैक्टराइज कर दिया और हमारे पास कितने 3 आए हैं, अगर देखिएगा 1 2 3 4 5, तो आपके पास 1 2 3 4 5, इस 5 जो आपके पास 3 है उसे आप 3 रेज पावर 5 लिखेंगे। पेंटास 3 हमारे पास आए, तो इसको आपने लिखा 3 रेज पावर 5 इंटू -2/3। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 32 है, इससे भी हम फैक्टराइज करेंगे। 32 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5, आपके पास 5 2 आए हैं। जितने 2 होंगे उतना एक्सपोनेंट बनेगा और ये मल्टीप्लाई होगा, इसका एक्सपोनेंट होगा -1/5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने 243 को भी फैक्टराइज कर दिया, 32 को भी फैक्टराइज करके कुछ इस तरह लिख दिया। तो आप देख रहे हैं इसमें अब फ्रैक्शन यूज होगी। 196 है, तो स्टूडेंट्स हम 196 को भी फैक्टराइज करते हैं। देखिएगा
9 जा 80, 2 8 जा 60, 2 4 जा 8, 2 9 जा 80, 7 7 जा 7 1 जा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने 196 को फैक्टराइज कर दिया है आपके सामने। तो आप देख रहे हैं इसमें आपके पास 2 2 हैं और 2 ही आपके पास 7 है। आपने देखा हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सीखा था कि जितने आपके पास बेस होगी उतना एक्सपोनेंट बन जाएगा। अगर आप देखें तो आपके पास 2 2 है तो इसका एक्सपोनेंट भी 2 बनेगा। इस तरह 7 भी आपके पास 2 है तो इसका एक्सपोनेंट भी 2 बनेगा। तो आप देख रहे हैं इसका होल एक्सपोनेंट -1 है। अब स्टूडेंट्स ये रेडिकल है यानी स्क्वायर रूट है। रेडिकल फॉर्म से इसको आप कन्वर्ट करने लगे एक्सपोनेंशियल में। रेडिकल फॉर्म से किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल में। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 196। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो ये 1/2 आ जाएगा। रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना तो आप सबको माशाल्लाह आता है। तो स्क्वायर रूट से आपने इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। इसका स्क्वायर रूट था तो 1/2 आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आपने सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि बाहर वाला एक्सपोनेंट अंदर वाले एक्सपोनेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो आप देखते हैं ये 5 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा -10/3। जैसे कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं ये 5 -2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -10/3। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 5 इस -1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा जी? -1/5 से। ये 5 मल्टीप्लाई होगा -1/5 से तो इसका आंसर कुछ यूँ बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1/5। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर और ये -1/2 इसका आंसर आ गया। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि 10 के टेबल में 3 नहीं आता यानी इनकी डिवीजन नहीं हो सकती, इनकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो ऐसी सिचुएशन में आप 3⁻⁻10/3 को ऐसे का ऐसे ही लिख दें, यानी इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 इस -5 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 2⁻⁻1 ओवर। जैसे कि आपने लॉ पढ़ा था थर्ड वाला, उसमें आपने सीखा था कि होल एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर मौजूद जितनी भी वैल्यूज हैं सबसे शेयर होगा। जैसे ये -1/2 फर्स्ट एक्सपोनेंट को से भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड एक्सपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा 2⁻² मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई 7⁻² मल्टीप्लाई -1/2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने देखा ये दोनों 2 जो हैं वो कैंसिल हो गए। हमारे पास अब क्या बच गया है वो देखिएगा। हमारे पास जो बचा है स्टूडेंट्स वो 3⁻⁻10/3 मल्टीप्लाई 2⁻⁻1। इसी तरह यहाँ भी आप देख रहे हैं 2⁻⁻1, यहाँ भी आप देख रहे हैं 2⁻⁻1 बचा, मल्टीप्लाई यहाँ आपके पास 7⁻⁻1 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है, इनकी बेस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो इन्हें हम डिवाइड कर देंगे। तो आपने देखा ये डिवाइड होकर 1 आ गया। अब आप अगर गौर करें तो दोनों एक्सपोनेंट नेगेटिव है। 3⁻⁻10/3 7⁻⁻1। तो आपने 7th लॉ के अंदर सीखा था कि जो एक्सपोनेंट नेगेटिव होते हैं उन्हें आप पॉजिटिव करने के लिए ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं और नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर नेगेटिव है
वो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको आप 10/3 लिखेंगे प्लस 10/3, और ये जो नीचे नेगेटिव है वो ऊपर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। आपने देखा जो नीचे नेगेटिव था वो ऊपर आकर पॉजिटिव हो गया, जो ऊपर पॉजिटिव था वो नीचे आकर नेगेटिव हो गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन की एंडिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो आपने देखा 7 तो सॉल्व नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स ये जो लिखा है मैं आपको रफ वर्क में पहले ज़रा समझा लूँ। लिखा है 3/10/3। तो स्टूडेंट 3 के टेबल में 10 नहीं आता, आप सब समझते हैं। तो 3 के टेबल में 10 के नियरेस्ट क्या होगा, तो आपका जवाब यही होगा कि 3 के टेबल में 10 के नियरेस्ट होगा 9। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, +1। 9 में आप 1 प्लस कर देंगे तो 10/3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये 9 + 1/3 में आप फ्रैक्शंस बनाएंगे। कैसे, 9/3 + 1/3। आपने क्या किया, 9 + 1/3 को 9/3 और 1/3। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए क्योंकि 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए आपको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करने के लिए ये मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं 2 एक्सपोनेंट हैं, बेस 1 है, एक एक्सपोनेंट है 9/3, एक एक्सपोनेंट है 1/3, दोनों प्लस हो रहे हैं। आप इनकी बेसिस सेपरेट कर दें। आपको पता है मल्टीप्लाई से प्लस में चेंज हो जाएंगे और प्लस से किस में चेंज होंगे, मल्टीप्लाई में। तो स्टूडेंट्स आप इनके एक्सपोनेंट सेपरेट करने लगे हैं, तो बेस भी आप जितने एक्सपोनेंट सेपरेट करेंगे, जितने आप एक्सपोनेंट को सेपरेट करके पार्ट्स बनाएंगे, बेस भी उतनी दफ़ा लिखी जाएगी। याद रहे सबकी बेस एक लिखी जाएगी, यानी एक जैसी लिखी जाएगी, सेम लिखी जाएगी। आप ये देखिएगा, ये अब ये मैंने आपके सामने ये जो 10/3 था उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि इसको हम लिखेंगे 9/3 × 1/3। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको समझ आ चुकी है कि इस 3⁻10/3 को आप ब्रेक करेंगे और लिखेंगे 3⁻9/3 × 3⁻1/3। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने 3⁻10/3 को ब्रेक कर दिया 3⁻9/3 × 3⁻1/3। तो आप देख रहे हैं ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 और 3 20, 3 1 और 3 3 9, 3 1 और 3 3 9। और ये जो 3⁻1/3 है इसको स्टूडेंट्स हम, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आप राडिकल में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल से किस में कन्वर्ट कर देंगे, राडिकल में। तो स्टूडेंट्स ये 1/3 है, तो ये ⁻√3 बन जाएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं आपके पास बचा है 3³ तो 3³ का आंसर क्या होगा, 27। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा इसका रिव्यू लीजिएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 243 को आपने फैक्टराइज किया, ये आप देख रहे हैं 243 को हमने फैक्टराइज किया, पेंटा 5 हमारे पास आएंगे। 32 को भी आपने फैक्टराइज किया, पेंटा 2 आपके पास आए थे। 243 को फैक्टराइज किया, पेंटा 3 आए। 32 को फैक्टराइज किया, पेंटा 5 आए। 196 को किया 2 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। उसके बाद अंदर वाले एक्सपोनेंट को बाहर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई का आंसर हमारे सामने मौजूद है। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, और ये जो -1/2 था वो मल्टीप्लाई होकर -1/2 आ गया। इसके बाद आप देख रहे हैं 3 10 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड कर दिया। और स्टूडेंट्स इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो -1/2 जो था, इसके बाद जो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट स्टेप जो था -1/2 को आपने बोथ एक्सपोनेंट से शेयर कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं ये 2 को से भी मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट से भी मल्टीप्लाई हुआ, 7 के एक्सपोनेंट से भी मल्टीप्लाई हुआ। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के बाद इनमें कैंसिलेशन हो गई, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये हमारे पास बचा 3⁻10/3,
2 रेज़ पर -1, 2 रेज़ पर -1, 7 रेज़ पर -1। तो 2 रेज़ पर -1 2 रेज़ पर -1 से कैंसिल हो गया, आपके पास ये दोनों बच गए। आपने 6th लॉ पढ़ा था, जो एक्सपोनेंट नेगेटिव होते हैं उन्हें पॉजिटिव करने के लिए आप उनकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। ये नीचे नेगेटिव था, ऊपर आकर पॉजिटिव हो गया, वो ऊपर नेगेटिव था, नीचे आकर पॉजिटिव हो गया। उसके बाद ये 10/3 था, इसको आपने बाकायदा तौर पे यहाँ पे 3 रेज़ पर 9 + 1 लिखा। उसके बाद 9/3 + 1/3 इन्हें सेपरेशन कर दी, इन्हें सेपरेट कर दिया। उसके बाद फिर आपने इनकी बेस भी अलग कर दी, 9/3 और 1/3। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने इनकी बेस भी आपके सामने अलग कर दी। ये देखिएगा 3 रेज़ पर 9/3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ पर 1/3, तो 3 3 × 9 हो गया, 3³ 27 हो जाएगा, और 3 का एक्सपोनेंट 1/3। इसको आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके ³√3 लिखेंगे। आइए स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है देख रहे हैं, इसको आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ इस क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही आसान सवाल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो लाइक टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जैसे 2 और 8 मल्टीप्लाई होंगे, x और x मल्टीप्लाई होंगे, y और y मल्टीप्लाई होंगे। तो बहुत आसान सवाल है। जैसे आप देखिएगा 2 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो -16, x5 को x-3 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी शेप कुछ ऐसे बन जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरह y-4 को y2 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी शेप कुछ ऐसे बन जाएगी। ये देखिएगा 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, x5 को x-3 से, y-4 को y2 से। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये -16 तो वैसे का वैसे ही आएगा। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं आपसे पूछूं इसकी बेस क्या है तो आपका जवाब होगा x, इसकी बेस क्या है, x, तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने पढ़ा है कि इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, फर्स्ट एक्सपोनेंट प्लस सेकंड एक्सपोनेंट, तो आपने दोनों के एक्सपोनेंट को प्लस कर दिया। इसी तरह अगर आप देखें इन दोनों की बेसिस भी क्या है, सेम है, इसकी भी बेस y है, इसकी भी बेस y है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, फर्स्ट एक्सपोनेंट प्लस सेकंड एक्सपोनेंट। तो आपने पढ़ा फर्स्ट लॉ के अंदर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साथ। तो प्लस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3, y -4 + 2 तो इसका आंसर आ जाएगा -2, -4 में 2 प्लस कर देंगे तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, -2। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये -16 वैसे का वैसे ही आ गया, x है आपके पास, 5 में से आप क्या माइनस करेंगे, 3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2। 5 में से 3 माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब आप ये देख रहे हैं इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है। अकॉर्डिंग टू 6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दिया। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आपने देखा सबसे पहले मैंने लाइक टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके 2 को 8 से, x5 को x-3 से, y-4 को y2 से, तो 2 को -8 से मल्टीप्लाई करने से 16 आ गया। और आप देख रहे हैं इन दोनों की शेप कुछ ऐसी लिखी जाएगी, इन दोनों के ऐसे, इनकी बेसिस सेम थे, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, बेसिस सेम थे, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। इन्हें आप जैसे प्लस में से प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -4 + 2 तो -2। इस तरह आपने इसको सॉल्व किया तो इसका एक प्रॉपर आंसर आ गया। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इसका, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट स्टूडेंट्स हम परफॉर्म करेंगे, आपको इसको भी समझना है। क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, यानी 2 मार्क का क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के एग्जाम में आपको ये आएगा।
तो स्टूडेंट्स आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो ये है x रेज़ टू पावर -2, y रेज़ टू पावर -1, z रेज़ पावर -4, x रेज़ पावर 0, y रेज़ पावर -3, z रेज़ पावर 0 और होल एक्सपोनेंट है -3। स्टूडेंट्स मेरी नज़रिए मेरी सोच के मुताबिक इस -3 को अंदर जितनी भी मौजूद एक्सपोनेंट है उनसे मल्टीप्लाई करना सबसे ज़्यादा आसान होगा, सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये आसान होगा या मुश्किल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। -3 को स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। जैसे कि आपको पता है ये भी एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई भी किससे होगा, एक्सपोनेंट से ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये -3 अब मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा +6। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। इसके बाद स्टूडेंट्स ये -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3। इसके बाद स्टूडेंट्स ये -3 इस -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 12। इसके बाद स्टूडेंट्स ये -3 इस 4 से आके मल्टीप्लाई होगा, तो आप देख रहे हैं 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हमारे पास आ जाएगा। अब ये -3 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। अब स्टूडेंट्स ये -3 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो जवाब 0 आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा स्टूडेंट्स वो होल एक्सपोनेंट था और इसके अंदर जितने मौजूद एक्सपोनेंट थे सभी से उसको आपको मल्टीप्लाई करना था। अब बहुत ही आसान काम हमारे पास जो है वो आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये x6 लिखा है, ये x-12 लिखा है। दोबारा देखिएगा, ये x6 लिखा है, ये x-12 लिखा है और दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। आपने पढ़ा था कि बेसिस सेम हो, यानी आपने इस फोर्थ लॉ के अंदर पढ़ा था, फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में दो वैल्यूज की बेसिस सेम हो, डिवाइड हो, तो उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आप देखिएगा इन दोनों के एक्सपोनेंट भी माइनस हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको फैसला करना है, आपने एक्सपोनेंट नीचे से ऊपर लेके जाना है या ऊपर से नीचे लेके आना है, पहले फैसला करना है। तो आइए फैसला करते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है +6, एक्सपोनेंट कितना है +6 और ये एक्सपोनेंट कितना है -12। तो इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, यकीनन +6 बड़ा होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है और नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, बेस एक दफ़ा लिखेंगे, बेस एक दफ़ा लिखेंगे और एक्सपोनेंट उधर इकट्ठे कर लेंगे। आप देखें ये -12 है, ऊपर आकर क्या बन जाएगा +12, नीचे -12 था, ऊपर आकर क्या बन गया +12। उसके बाद स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट बेसिस को देखिएगा, देखिए इसकी बेस भी y है, इसकी बेस भी y है, इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका 9 है, दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो फैसला करने में बेहद आसानी हुई कि बेसिस सेम और डिवाइड करें, डिवाइड हो रहे हो तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होंगे। अब फैसला ये करना है कि एक्सपोनेंट बड़ा किधर है, वो आपको देखते ही पता चल रहा है, ये 3 है और ये 9 है, ये बड़ा है वो छोटा है। तो वो 3 ऊपर प्लस है, नीचे आकर क्या हो जाएगा माइनस। स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जहाँ आप एक्सपोनेंट इकट्ठे करके लिखेंगे बेस आप वहीं लिखेंगे एक दफ़ा, 9 - 3। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो है, आप देख रहे हैं ये z है, इसका एक्सपोनेंट 12 है और ये z का एक्सपोनेंट 0 है। आपने 6th लॉ ऑफ लॉगरिथम में पढ़ा था, जैसे आपको याद होगा किसी वैल्यू का एक्सपोनेंट भी 0 किसके इक्वल होगा, 1 के। और आपको याद है मैंने इसको आपको किसी एक्सपोनेंट का किसी बेस का एक्सपोनेंट 0 1 के इक्वल होगा, आपको याद होगा मैंने बताया भी था। तो आप देख रहे हैं और प्रूफ भी करके दिखाया था। z का एक्सपोनेंट 0 है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो बगैर किसी ताहीर के आप उसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, 1 से। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि हम इन्हें सॉल्व करने लगे हैं। आप देख रहे हैं 6 में 12 प्लस कर दें तो 18 आ जाएगा,
Z12 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद y 9 रेज पर -3 को सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और आपको पता है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा जो कि आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का रिव्यू देखिएगा। सबसे पहले आपने एक्सपोनेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो लोअर एक्सपोनेंट थे उन्हें आपने ग्रेटर एक्सपोनेंट की तरफ शिफ्ट कर दी, यानी आप देख रहे हैं ये दोनों डिवाइड हो रहे थे तो एक्सपोनेंट माइनस कर दिए, ये दोनों भी डिवाइड हो रहे थे एक्सपोनेंट माइनस कर दिए, और इसका एक्सपोनेंट 0 था वो 1 के इक्वल आ गया। उसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट हम करने लगे हैं। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स हम करने लगे हैं। मैं क्वेश्चन के स्टार्ट से पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। स्टूडेंट्स ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम आ चुका है। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन होगा और आपको इसको बड़े ध्यान से समझना होगा। स्टूडेंट्स इसमें हम कुछ नई टेक्निक यूज़ करने लगे हैं। आपको इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसका साइज़ छोटा होगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी इसकी समझ भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कैसे आप करेंगे। देखिएगा लिखा है 81 रेज पर n मल्टीप्लाई 3 रेज पर 5। स्टूडेंट्स ये सारी एक वैल्यू, इसको आप फर्स्ट वैल्यू बोलेंगे, माइनस 3 रेज पर 4n माइनस 1 इंटू 243। तो ये स्टूडेंट्स सेकंड वैल्यू है। माइनस से पहले जो भी लिखा है वो सारी फर्स्ट वैल्यू है, माइनस के बाद जो भी लिखा है वो सेकंड वैल्यू है। अच्छा स्टूडेंट्स अब ये नीचे डिनोमिनेटर में देखिए लिखा है 9 रेज पर 2n मल्टीप्लाई 3 रेज पर 3। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, एक वैल्यू है। ये भी एक वैल्यू है, दो वैल्यूज नहीं है। 2 या 3 वैल्यूज कब होंगी, जब इनके दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन होगा, तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर देना है। फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, सेकंड वैल्यू का डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो आइए इसको सेपरेट करके लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह लिखा जाएगा 81 n 3 रेज पर 5 ओवर 2n और 3 क्यूब। ये मैंने फर्स्ट डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर, माइनस आगे देखिएगा 3 रेज पर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई 243 ओवर 9 रेज टू पावर 2n मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने दोनों के डिनोमिनेटर क्वेश्चन के स्टार्ट में ही सेपरेट कर दिए। अब स्टूडेंट्स कुछ टेक्निक जैसे कि मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था आपको यूज़ करनी होगी। आप देख रहे हैं ये 81 है, ये क्या है 81, और ये क्या लिखा है 9। आप 81 को 3 से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, 9 से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, 27 से भी कर सकते हैं, 81 से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने कुछ ऐसे नंबर से फैक्टराइज करना है कि ये दोनों सेम हो जाएं, किसी तरीके से ये दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। ये आपको करना है। तो देखिए इसकी बेस 9 है, क्या इसकी बेस 9 बन सकती है कि नहीं बन सकती, यकीनन बन सकती है। कैसे बनेगी, अगर आप देखें 81 को आप 9 से फैक्टराइज करें तो क्या आंसर आएगा, 9 ज़ा 9 1 ज़ा, मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर। तो आपने 81 को किससे फैक्टराइज किया, 9 से, नहीं 9 मल्टीप्लाई 9 लिखा। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये हमने लिख लिया। 81 को आप लिखेंगे 9 स्क्वायर, क्या लिखेंगे 9 स्क्वायर, और इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा n, 9 स्क्वायर इसका होल एक्सपोनेंट आ गया n। स्टूडेंट्स इसके बाद ये 9 रेज पर 2n को आप वैसे का वैसे ही रहने दें, इसको कुछ नहीं करना। इसके बाद आप देख रहे हैं इन दोनों की बेसिस क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम।
इसकी बेस क्या है 3, इसकी बेस क्या है 3, तो दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड। तो आपने देखा इनके एक्सपोनेंट माइनस होंगे। अब सवाल ये कि माइनस किधर करने हैं, ऊपर माइनस करना है या नीचे करना है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर 5 एक्सपोनेंट है, नीचे 3 एक्सपोनेंट है, तो आप देख रहे हैं ये 3 नीचे प्लस है, ऊपर आकर माइनस हो जाएगा कुछ इस तरह। भाई स्टूडेंट्स हमने इसे सॉल्व कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिखा है 3 रेज़ पावर 4n माइनस 1, 3 रेज़ पावर 4n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसका एक्सपोनेंट हम सेपरेट करेंगे, 4n को सेपरेट करेंगे, माइनस 1 को सेपरेट करेंगे। मैंने आपसे पहले भी बताया था एक्सपोनेंट के आप जितने हिस्से बनाएंगे बेस उतनी दफ़ा लिखी जाएगी, यानी 3 रेज़ पावर 4n, 3 रेज़ पावर माइनस 1। अब 243 को आप फैक्टराइज करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 243 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 381 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 327 जा, 3 9 जा और 3 3 जा। आपने देखा 1 2 3 4 5, आपके पास 5 3 आएंगे, 5 3 आएंगे, ये आपने लिख लिया। उसके बाद ये 9 है, तो स्टूडेंट्स इसको भी आप लिखेंगे 3 स्क्वायर। 9 को आप क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2n। 9 को आप क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेज़ पावर 3। स्टूडेंट्स आपको समझना इंतहाई ज़रूरी है, एक दफ़ा दोबारा देख लें इस स्टेप को ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। स्टार्ट में आप देख रहे थे कि हमने 81 को लिखा 9 स्क्वायर, 81 को 9 स्क्वायर लिखा और ये n वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं दोनों की बेसिस सेम है, ये 3 नीचे प्लस था, ऊपर आकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सपोनेंट था 4n माइनस 1, आपने दोनों को अलग लिखा, 3 रेज़ पावर 4n, 3 रेज़ पावर माइनस 1। 243 को फैक्टराइज करेंगे 3 रेज़ पावर 5 आ जाएगा। उसके बाद ये 9 रेज़ पावर 2n था, जिसको 3 स्क्वायर लिखेंगे और 2n वैसे आ जाएगा और ये 3 का क्यूब हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, थोड़ा समझदारी से काम लेते हुए इस क्वेश्चन को मज़ीद हल करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं अंदर वाला एक्सपोनेंट बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में कहीं बाहर वाला एक्सपोनेंट अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। कोई एक मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा ये बनेगा 9 रेज़ पावर 2n, 9 रेज़ पावर 2n मल्टीप्लाई 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो एज यू नो 2 आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये 4n वैसे का वैसे ही आ गया, 4n वैसे का वैसे ही आ गई, ये वाला 4n 3 रेज़ पावर 4n मल्टीप्लाई। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इन दोनों की बेसिस क्या है सेम, इसकी बेस क्या है 3 और इसकी बेस क्या है 3 और दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जवाब क्या होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दोनों के एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, -1 + 5। देखिएगा इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, -1 + 5। अब देखिए इसकी बेस भी उन जैसी है, अगर आप गौर करें इसकी बेस भी उन जैसी है, तो ये डिवाइड हो रही है, तो ये ऊपर ये डिवाइड हो रहा है तो इसका एक्सपोनेंट क्या है +3, तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा -3। ये आपने देखा ये वाला एक्सपोनेंट भी ऊपर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 4n। आपने देखा ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4n। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 9 रेज़ पावर 2n 9 रेज़ पावर 2n से डिवाइड हो जाएगा, 3 रेज़ पावर 4n 3 रेज़ पावर 4n से डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है वो देखिएगा 3 स्क्वायर बचा। 3 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 9। स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखिएगा -1 + 5 तो आंसर आ जाएगा 4। 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी 3 रेज़ पावर 1। तो स्टूडेंट्स इस 3 रेज़ पावर 1 को आप 3 भी लिख सकते हैं,
3 रेज पावर 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। अब कंडीशन क्या है जी, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा इसका रिव्यू ले लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस था इसलिए इसका रिव्यू ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा हमने स्टार्ट में इन फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को हाईलाइट किया और डिनोमिनेटर में भी वैल्यू को हाईलाइट किया। उसके बाद आपने फ्रैक्शन सेपरेट कर दी, फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, सेकंड वैल्यू का भी इस तरह कर दिया, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये 81 है, ये 9 है, तो आपने 81 को भी किससे फैक्टराइज किया था, 9 के साथ, 9 स्क्वायर आंसर आया था, 9 स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद आप देख रहे थे ये इन दोनों की बेसिस सेम थे, ये नीचे प्लस था ऊपर आकर माइनस हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या किया था आपको याद होगा, 3 रेज पर 4n माइनस 1 को आपने सेपरेट किया था, 4n को सेपरेट किया और माइनस 1 को सेपरेट किया। उसके बाद 243 को फैक्टराइज किया, 3 रेज पर 5 आया और इस 9 रेज पर 2n को 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2n लिख दिया। उसके बाद देखेंगे ये अंदर वाला एक्सपोनेंट बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 9 रेज पर 2n आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये 2n वैसे का वैसे था, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद आपने देखा इसका और इसका तीनों की बेसिस सेम है, जो मल्टीप्लाई होंगे उनके एक्सपोनेंट प्लस कर देंगे और जो डिवाइड हो रहा है उसका एक्सपोनेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह इस 2n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n आ जाएगा। ये दोनों 9 रेज पर 2n 9 रेज पर 2n भी कैंसिल हो जाएंगे, 4n भी कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 9 और इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 3 रेज पर 1 आएगा, जिसको आप 3 भी बोलते हैं। 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह, शो दैट एक्स बी ओवर एक्स बी रेज पर एक्स प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स रेज पर बी एक्स रेज पर सी इंटू होल पावर बी प्लस सी, इस तरह एक्स सी ओवर एक्स ए रेज पर c प्लस ए इज इक्वल 1। तो आपको इस सारे को सॉल्व करके आंसर को 1 लाना है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। आप देख रहे हैं मैंने लेफ्ट हैंड साइड को, क्वेश्चन नंबर 2 आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इसको आपको 1 के इक्वल प्रूव करना है और जैसे कि आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है मैंने आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड को लिख ली। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इन दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की क्या सेम है, बेसिस सेम है। आपने पढ़ा जब बेसिस सेम हो डिवाइड हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस। इसकी दोनों की, इसकी बेस क्या है x, इसकी बेस क्या है x और दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो एक्सपोनेंट आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे लिखेंगे, x, ये b नीचे प्लस है ऊपर आकर क्या हो जाएगा माइनस, इसको आप लिखेंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये आपने इन्हें माइनस करके लिख दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये c नीचे प्लस है ऊपर आकर ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इसको भी आप लिखेंगे b माइनस सी इंटू बी प्लस सी मल्टीप्लाई। अब इसको भी देख रहे हैं जैसे कि ये a नीचे प्लस है ऊपर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो आपने देखा ये भी c माइनस ए इंटू सी प्लस ए लिखा गया। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, आपने इसको क्या किया, b नीचे प्लस था ऊपर आकर माइनस हो गया, c नीचे प्लस था ऊपर आकर माइनस हो गया, इस तरह a नीचे प्लस था ऊपर आकर माइनस हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले का नाम है डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। बहुत ही आसान फार्मूला होता है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से, तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया इस फार्मूले का नाम है डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर।
तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, और जैसे मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट मेथड आपको मैंने बताया वो भी किया जा सकता है। आगे देखिएगा मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, साइन को साइन से, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से। बी को बी से मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस, सी को सी से मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर, इस तरह मल्टीप्लाई। आगे भी आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपने सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं इसकी बेस भी ए है, इसकी बेस भी x है, इसकी बेस भी x है, इसकी बेस भी x है। अगर आप गौर करें तो तीनों वैल्यूज़ की बेस आपके पास जो है वो क्या है, x। फर्स्ट की भी x है, सेकंड की भी x है, थर्ड की भी x है। और आप देख रहे हैं तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तीनों वैल्यूज़ अगर आप गौर करें तो क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ के अंदर अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो एक्सपोनेंट आप इनके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सपोनेंट बेस एक दफ़ा लिखेंगे और एक्सपोनेंट क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर आप देखिए तो ये फर्स्ट एक्सपोनेंट है, तो फर्स्ट एक्सपोनेंट प्लस सेकेंड एक्सपोनेंट। स्टूडेंट्स आपने माइनस को फॉलो नहीं करना, जो मैं बात कर रहा हूँ वो देखनी है। फर्स्ट एक्सपोनेंट प्लस सेकेंड एक्सपोनेंट प्लस थर्ड एक्सपोनेंट। आपने तीनों एक्सपोनेंट्स को 1 बाय 1 प्लस कर दिया। अब इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जो वैल्यूज ऐड होंगी उन्हें हम ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट होंगी उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। दोबारा देखिए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस किया तो जवाब क्या आ गया, 0। माइनस बी और प्लस बी, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। दोबारा देखिएगा ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस कर दिया, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस कर दिया, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर को माइनस कर दिया। तो स्टूडेंट्स सभी वैल्यूज को आपने माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आंसर बच गया, 0। जब सब वैल्यूज को आपने माइनस किया तो आंसर 0 आ गया। और आपको याद है सिक्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 किसके इक्वल होगा, 1 के। और ये स्टूडेंट्स हमारी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूव करना था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करें तो आंसर 1 आना चाहिए था, तो आपने इसको प्रॉपर सॉल्व किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये b नीचे प्लस था, ऊपर आकर माइनस हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये b प्लस था, ऊपर आकर माइनस, c भी ऊपर आकर माइनस, a भी ऊपर आकर माइनस। इनकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया, फार्मूला बनता था डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर में a माइनस बी और a प्लस बी, फार्मूला बनेगा डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर। तो मैंने मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट मेथड बताया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लें, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर लें, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से। इस तरह आपने तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। तो आप देख रहे हैं इनकी बेसिस जो है वो सेम है। तो आप इनके एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे, फर्स्ट एक्सपोनेंट प्लस सेकंड एक्सपोनेंट प्लस थर्ड एक्सपोनेंट। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आपके पास 0 आ गया। और किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 1 के इक्वल होगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। वो वैल्यूज़ जो फैक्टराइज हो सकती होंगी उन्हें फैक्टराइज करेंगे, फिर एक्सपोनेंट को शेयर करेंगे, देन ये सॉल्व होगा। तो आइए
बगैर किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देख रहे हैं 2 फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2 रेज़ पावर 1/3। एज यू नो 27 फैक्टराइज हो सकता है, और ये किसका, इसका आंसर आएगा 3 क्यूब। क्या आंसर आएगा इसका 3 क्यूब, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से। आप देख रहे हैं कि 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 क्यूब बनेगा, और 1/3 बाहर वाला एक्सपोनेंट था, तो बाहर वाला एक्सपोनेंट अंदर वाले एक्सपोनेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसके बाद आप देख रहे हैं 60 है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे, ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और होल एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/2। ये आपने क्या किया स्टूडेंट्स, 60 को फैक्टराइज करके लिखा है। अब स्टूडेंट्स 180 है, इसे हम फैक्टराइज करेंगे, मैं बार बार फैक्टराइज करना बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो आप देख रहे हैं 1/2 इसका आंसर, 1/2 इसका एक्सपोनेंट है 1/2। इसके बाद ये स्टूडेंट्स 4 है, इसको आप लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई -1/3, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपके पास ये 9 रह गया, इसको आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4। तो ये स्टूडेंट्स आप देखिएगा, मैंने आपको सारी क्वेश्चंस को फैक्टराइज करके दिखाया, ये वैसे का वैसे ही आ गया। ये 3 क्यूब बना, ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल एक्सपोनेंट 1/2। 180 को फैक्टराइज किया तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 होल एक्सपोनेंट 1/2। 4 को फैक्टराइज करेंगे 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई इसका -1/3 एक्सपोनेंट है। उसके बाद 9 को आप फैक्टराइज करेंगे तो वो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इन्हें जो सॉल्व हो सकते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 होल 1/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 1/2 5 को भी मिलेगा। आपको याद होगा आपने ला पढ़ा था, तो उस ला के आपने चौथा ला पढ़ा था, उस ला के अकॉर्डिंग बाहर वाले एक्सपोनेंट को अंदर वाले एक्सपोनेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये जो 1/2 है वो 5 को भी शेयर हम करेंगे, ये जो 1/2 है वो 5 को भी शेयर करेंगे, 3 को भी शेयर करेंगे और 2 को भी शेयर करेंगे। ये हम एक्सपोनेंट की शेयरिंग कर देंगे। और याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स, ये जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है, अंदर अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंट मौजूद होगा तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके कुछ ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ये 1/2 जब हम 3 को शेयर करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट कुछ ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जब आप ये एक्सपोनेंट 5 को शेयर करेंगे तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा। ये स्टूडेंट देखिएगा 1/2 को आपने तीनों वैल्यूज के एक्सपोनेंट से शेयर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 1/2 फिर शेयर होगा 5 को भी, 3 को भी, 2 को भी। इसको आप शेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं इसको हम शेयर करके कुछ ऐसे लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 और 5 रेज़ पर 1/2। ये आपने एक्सपोनेंट को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, शेयर कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, वजह आपको बताया ये 2 है, ये 3 है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज यू नो आंसर आ जाएगा 2 रेज़ पर -2/3। ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं ये 2 इस 4 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 1 जा और 2 2 जा 1/2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक्सपोनेंट्स को शेयर कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिन वैल्यूज़ की बेस और एक्सपोनेंट सेम है, दोबारा सुनिएगा, जिन वैल्यूज़ की बेस और एक्सपोनेंट सेम है उन्हें हम डिवाइड कर देंगे, यानी कैंसिल कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा 3 रेज़ पर 1/2, 3 रेज़ पर 1/2, इसकी बेस 3 है, एक्सपोनेंट 1/2 है, इसकी बेस 3 है, एक्सपोनेंट 1/2 है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम इन्हें डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 आंसर आ गया। उसके बाद 5 रेज़ पर 1/2 डिवाइड हो सकता है, 5 रेज़ पर 1/2 से डिवाइड हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये लिखा है 2
मल्टीप्लाई 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये भी लिखा है 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, इन्हें भी आप सॉल्व कर दें, इनकी बेस और एक्सपोनेंट सेम है, ये भी डिवाइड हो गए। ये देखिएगा दोनों की बेस और एक्सपोनेंट क्या थे, सेम थे तो कैंसिल कर दिया, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका एक्सपोनेंट आपके पास कितना आ गया 1 और इसका एक्सपोनेंट कितना है 1, ये भी डिवाइड हो गया, ये दोनों ही डिवाइड हो गए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका आंसर आएगा 2 रेज पावर 1/3 ओवर 2 रेज पावर -2/3। ये दो वैल्यूज आपके पास स्टूडेंट्स बच गए, दो वैल्यूज आपके पास बच गए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों की बेसिस क्या है, सेम, डिनोमिनेटर की बेस 2 है, डिनोमिनेटर की भी बेस क्या है 2। डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट है 1/3, डिनोमिनेटर का -2/3। तो आपको पता है इसका हम अब एक्सपोनेंट इकट्ठे करेंगे, ऊपर लिखेंगे, ये -2/3 है, जब आप इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +2/3। तो स्टूडेंट्स 1/3 +2/3 ये कुछ ऐसे बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि जब वो -2/3 ऊपर आया तो ऊपर आकर प्लस हो गया, तो 1/3 +2/3। स्टूडेंट्स इनके डिनोमिनेटर सेम है, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं। जैसे 1/3 +2/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/3। जैसे कि आपने देखा 1/3 और 2/3 को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3/3। 3 से कैंसिल हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक और स्टेप समझाना चाहता हूँ ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। इसमें देखिएगा मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया था, 1/3 और 2/3 प्लस किए तो 3/3 बन गए। इस तरह स्टूडेंट्स ये जो आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, अब इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं। तो जैसे 3 और 3 का एलसीएम भी 3 आएगा, 3 के टेबल में 3 कब आएगा 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 के टेबल में 3 कब आएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 3/3 आ गया, इस तरह कैंसिल होकर फिर आंसर 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने आपको इस सवाल में दो तरीके बताए, एक मैंने आपको बताया 1/3 और 2/3 को आप डायरेक्ट प्लस करके 3/3 लिखें और डिवाइड कर दें। दूसरा स्टेप मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि आप 1/3 और 2/3 का एलसीएम लें और उसको प्रॉपर सॉल्व करें, फिर भी आंसर वही आएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। बस आ रहेगा, बस आ रहेगा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन के स्टार्ट से पहले आपको बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 4 मार्क का पेपर में आपको आएगा। हम आपको कुछ नए तरीके से ये क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला पढ़ाएंगे। आप देखेंगे जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो आपको वाकई महसूस होगा कि वाकई ये क्वेश्चन हमने कुछ नए तरीके से पढ़ा। अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ लिखा है 216 रेज पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 रेज पावर 1/2 ओवर 0.04 रेज पावर -1/2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने 216 को फैक्टराइज करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव बात बताना चाहता हूँ। हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके लास्ट डिजिट ही उनका क्यूब बनते हैं। ज़रा देखिएगा मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने 3 नंबर लिखे हैं 64, 125 और 216। देखिए स्टूडेंट्स इसका लास्ट डिजिट 4 है तो ये 4 का क्यूब बनेगा, इसका लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 का क्यूब बनेगा, इसका लास्ट डिजिट 6 है तो ये 6 का क्यूब बनेगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ ये सिर्फ 3 नंबर हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। किसी पर्सन को गलती हो सकती है कि वो अपनी थोड़ी सी नाअहली की वजह से किसी भी नंबर को उसका लास्ट डिजिट को क्यूब बनाकर बोले वो इसका क्यूब बन गया है। तो मैं नहीं समझता कि इन 3 नंबर्स के अलावा कोई नंबर होगा जिसका लास्ट डिजिट इसका क्यूब बनता होगा। तो स्टूडेंट्स इस 216 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्यूब लिखना चाहें तो 6 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 6 का क्यूब लिखें। और आप देख रहे हैं इसका एक्सपोनेंट क्या है 2/3, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। इसके बाद स्टूडेंट्स ये 125 है,
ये भी फैक्टराइज हो सकता था, ये भी फैक्टराइज हो सकता था, मगर हमने इसको फैक्टराइज नहीं किया। क्यों नहीं किया उसका जवाब अभी हम कुछ देर बाद देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं इस डेसिमल को आप सॉल्व करें, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और बाद में 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो आपने देखा पॉइंट की जगह 1 आया और उसके बाद 2 ज़ीरो आ गए और एक्सपोनेंट -1/2 और होल एक्सपोनेंट आपके पास क्या आएगा, होल स्क्वायर रूट आएगा आपके पास। तो आपने देखा मैंने 216 को फैक्टराइज करके 6 का क्यूब लिखा, 25 को ऐसे रहने दिया, 0.04 को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं 3 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 6 स्क्वायर, 25 वैसे का वैसे ही 1/2। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 4 1 और 4 25 ये आपने 4 को 100 से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया 1/25 होल एक्सपोनेंट -1/2। ये आप देख रहे हैं होल एक्सपोनेंट 1 -1/2। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने का आपके पास एक आसान सा सॉल्यूशन है। अब इसका क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। जैसे आप देख रहे हैं कि ये लिखा है 1/25 पर एक्सपोनेंट -1/2 है। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, तो ये 1/25 से क्या बन जाएगा, 25/1। तो स्टूडेंट 6 स्क्वायर 25 रेज़ पावर 1/2 जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसका आपने रेसिप्रोकल करना है 1/25 से 25/1 बन जाएगा, और इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये देखिएगा 1/25 था तो एक्सपोनेंट नेगेटिव था, और आपने 25/1 लिख लिया तो वो पॉजिटिव हो गया। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 25 रेज़ पावर 1/2 और 25 रेज़ पावर 1/2 ये भी दोनों सेम थे, ये भी हमने कैंसिल कर दी। इसी वजह से स्टूडेंट्स आपने इस 25 को फैक्टराइज नहीं था किया। आपके पास अब आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा आंसर 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने इस क्वेश्चन में 216 को 6 का क्यूब लिखा, उसके बाद 0.04 को डेसिमल से फ्रैक्शन में लिखा, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं 4 1 4 25 देखिएगा 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, इसको वैसे का वैसे रहने दिया, 4 1 4 25 1/25 हमारे पास बचा, इसको आपने लिखा 1/25। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव था, उसका आपने रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद 25 को 25 से कैंसिल कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर बचा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर 6 आ गया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। आपको मेरी बात को पहले समझना है, फिर आपने इसको परफॉर्म करना है। जैसे कि आपको याद होगा हमने लॉ नंबर 4 में 4th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि बाहर वाला एक्सपोनेंट अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ये कब होगा, जब ब्रैकेट यूज़ होगी। अब देख रहे हैं ब्रैकेट लिखी है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप बोलेंगे 2 क्यूब, इसको लिखेंगे 2 × 5, इसको बोलेंगे 2 क्यूब और इसको बोलेंगे 2 × 3। तो स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये डिफरेंट है। ये 2 क्यूब है, ये 2 × 3 है। तो आपको पता है 2 का क्यूब क्या होगा, 8। 2 का क्यूब कैसे सॉल्व होगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से। तो आपने देखा 2 2 4 4 2 8। अब डिवाइड, जैसे मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट्स है तो ये मल्टीप्लाई होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 आ गया। अब आप देख रहे हैं ये डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको
फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये है 5⁸ डिवाइडेड बाय 5�6। दोनों की बेसिस सेम है डिफरेंट है? सेम। तो आपको पता है जब बेसिस सेम हो डिवाइड हो तो एक्सपोनेंट माइनस होंगे। अच्छा, ऊपर एक्सपोनेंट है 8, नीचे एक्सपोनेंट है 6, तो ऊपर बड़ा है, नीचे वाला एक्सपोनेंट छोटा है, नीचे वाले एक्सपोनेंट को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 6 नीचे प्लस है, ऊपर आकर -6 हो जाएगा। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि आप बेस एक्सपोनेंट जहाँ इकट्ठा करके लिखेंगे बेस वहाँ लिखेंगे एक दफ़ा। तो आप देख रहे हैं 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको हम 5² बोलेंगे। एज यू नो 5² का आंसर हो जाएगा 25। जैसे कि आप देख रहे हैं 8 में से 6 माइनस किया 2 आ गया और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में सीखा कि जो ब्रैकेट होगी, जैसे ये ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई होगी और जो ब्रैकेट नहीं होगी वो एक्सपोनेंट बनेगा। इसको स्टूडेंट्स हम बोलेंगे 3, एक्सपोनेंट को बोलेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 और इसमें बोलेंगे 3 स्क्वायर। इसको 3 मल्टीप्लाई 2 और इसको 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 6 आ जाएगा, डिवाइड 3 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9। जैसे कि आपने देखा मैंने इसको सॉल्व कर दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आ जाएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट माइनस होंगे, लेकिन इसकी बेस x है, इसकी बेस x है, डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। आप देखें डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट 6 है, डिनोमिनेटर में 9 है। तो आप देख रहे हैं ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो आप ऊपर वाले एक्सपोनेंट को आप नीचे शिफ्ट कर देंगे जो नीचे आकर माइनस हो जाएगा। तो आपके ज़हन में सवाल होगा फिर ऊपर क्या रह जाएगा? भाई ऊपर 1 रह जाएगा क्योंकि ये 1x6 है तो 1 रह जाएगा। तो x 9 - 6 आपने देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था जहां आप एक्सपोनेंट इकट्ठे करके लिखेंगे वहीं आप बेस एक दफ़ा लिखेंगे। तो आपने देखा ऊपर 1 रहेगा, नीचे 9 - 6 आ गया। तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह हमारा आंसर आ गया 1/3। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस किए हैं और इसके बाद आपने 5 इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा परफेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।